नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दृश्य वसुंधरा में। जी हाँ साथियों, मैं एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने दो वीडियो प्रोवाइड कराने के बाद एक तीसरी धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप सभी लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। रोज आपको हम फिजिक्स से जुड़े हुए कम से कम 15 क्वेश्चन देकर जाता हूँ और 16वां क्वेश्चन। तो 15-16 क्वेश्चन हम रोज बना के लाते हैं आपके लिए, आपको प्रोवाइड कराते हैं। हम लगातार आपको, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी तब तक साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, रेगुलर आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों को स्वागत है इस चैनल में और आप सभी लोग प्लीज़ जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। जिस लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, इससे पहले वाली वीडियो में एक प्रश्न दिया था और कहा था कि इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है, प्रश्न ये था कि ताप के बढ़ाने पर, अर्थात ताप के बढ़ाने पर, या हम कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध पर, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी सेल या बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सेल या बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ताप के बढ़ने पर कम हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि सेल या बैटरी में क्या भरा हुआ होता है, अंदर जो चीज़ भरी होती है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है। जब धारा जाती है तो वो विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में इलेक्ट्रॉन्स सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचते हैं, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल पर पहुंचते हैं। तो वो क्या काम करता है, धारा के मार्ग में अवरोध बन जाता है। तो उसको कहा गया कि ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही था। तो इस प्रश्न का जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया था, बहुत अच्छे, इसी तरीके से मेहनत करते रहे, आप जरूर अपनी सफलता को पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक जरूर किया करो, कमेंट्स किया करो। बहुत अच्छा रहता है कि जब आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है हमको, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो आज के प्रश्नों पर चलते हैं साथियों। किस प्रकार के ये प्रश्न है समझ लो। तो आज के ये प्रश्न हम प्रकाशिकी से लेकर आए आपके लिए, प्रकाशिकी से लेकर आए और प्रकाशिकी को जड़ तक खत्म करा के रखेंगे। आपको लेंस पढ़ाएंगे, दर्पण पढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपको निकट दृष्टि दोष, आंख से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं या आंख हमारी किस प्रकार से काम करती है, सभी प्रश्नों को लेकर आएंगे आपके सामने, आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये रहा आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो किस प्रकार की होती है। इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, राइट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और बताना है कि इसमें सही जवाब क्या है। 4 ऑप्शन इसमें मिलेंगे आपको। तो पहला ऑप्शन देखो क्या रहा है कि 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कहता है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बोल रहा है अनंत और ऑप्शन डी कहता है 0। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, पहली बात तो यह है कि आप लोग क्या ये नहीं जानते दर्पण कैसा है। समतल, जब समतल दर्पण है उसमें कहीं वक्रता होगी, वक्रता होगी ही नहीं। जब वक्रता नहीं होगी तो वक्रता त्रिज्या को क्या माना जा सकता है। तो समझ लो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो कौन हो जाएगा, अनंत। अर्थात उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनंत। तो ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का सही जवाब होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्न 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है तो फोकस दूरी कितनी होती है, ये पूछ रहा है सवाल। तो देखो एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए दे रहा है कि 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है अनंत और ऑप्शन डी कहता है 0। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी हुआ करती है वो अनंत हुआ करती है। कितनी हुआ करती है साथियों, अनंत हुआ करती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, किसी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच का सही संबंध क्या है। तो ऑप्शन इसके दिए गए हैं नीचे। ऑप्शन कह रहा है ए f बराबर r, अर्थात जो वक्रता त्रिज्या होती है वो f के बराबर होती है। अब यहाँ पर ऑप्शन बी कह रहा है कि f बराबर 2r, अर्थात जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है, वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है।
ऑप्शन सी कह रहा है कि r बराबर 1/f, अर्थात जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ऑप्शन डी कह रहा है कि 2f बराबर r। तो हम आपको ये रिलेशन बता दें कि f बराबर क्या हुआ करता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर 2 देखिए साथियों क्या कर रहे हैं, 2 भाग दे रहे हैं, तो इधर आके क्या करेंगे, गुणा। तो ये 2f बराबर क्या हो जाएंगे r। तो सही रिलेशन हमारा होने वाला है 2f बराबर r, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन देखिए साथियों कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ये सवाल कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2.25 मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी कहता है 3 मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी कहता है 2.5 मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन डी कहता है 2 मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब सबको पता होगा कि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। साथ ही साथ इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं। इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको देना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, अर्थात पानी में, जल में प्रकाश की जो चाल होगी वो क्या होगी। और एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अर्थात कांच में जो होती है प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकृति की ली जाती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, साइन कन्वेंशन के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकृति की ली जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये पॉजिटिव अर्थात ये ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन बी कहता है कि ये ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन सी कहता है कि दोनों, अर्थात धनात्मक भी ले सकते हो और ऋणात्मक भी ले सकते हो। और ऑप्शन डी कहता है कि कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं ले सकते हो। तो ध्यान रखें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किस प्रकार ली जाती है, तो ऋणात्मक ली जाती है साथियों। कौन सी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। किस प्रकार की ली जाएगी, ये ऋणात्मक ली जाएगी। अब प्रश्न 6 को देखिए। प्रश्न 6 क्या कहता है, प्रश्न 6 कहता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके लिए मुख्य फोकस आभासी होता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके लिए मुख्य फोकस आभासी होता है। ऑप्शन ए कह रहा है अवतल दर्पण है। ऑप्शन बी कहता है समतल दर्पण है। ऑप्शन डी कहता है उत्तल दर्पण होता है। और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं, अर्थात मुख्य फोकस जिसका आभासी होता है। आभासी मुख्य फोकस क्या कहेंगे, तो किसी दर्पण से परावर्तित होने वाली जो किरणें होती हैं, अर्थात जो रिफ्लेक्टिव रे होती हैं, वो जिस पॉइंट से जाती हैं या तो वास्तविक जिस पॉइंट से जाती है उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो ध्यान रखें अवतल दर्पण में तो ये वास्तविक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में ये वास्तविक नहीं होता है। वहां पर ये वर्चुअल मिलेगा, आपको आभासी मिलेगा। कैसा मिलेगा, वो आभासी मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से देखिए साथियों 7वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं। हाउ मेनी लॉज इज रिफ्लेक्शन। परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, ए ऑप्शन कहता है कि 4 नियम होते हैं। ऑप्शन बी कहता है 3 नियम होते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि 2 नियम होते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इसका एक ही नियम होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस प्रश्न का सही जवाब है साथियों। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से 2 नियम होते हैं, तो पहला नियम ये होता है कि परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, वो अब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों के तीनों एक ही लेवल पर, एक ही तल में होने चाहिए।
और दूसरा नियम होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, अर्थात परावर्तन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो 8वां प्रश्न देखिए, प्रकाशित तंतु निम्न में से किस प्रकाश के किस गुण पर आधारित किस गुण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशित तंतु में निम्नलिखित में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन 8वां है, मजेदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है विवर्तन, ऑप्शन बी कहता है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी कहता है व्यतिकरण और ऑप्शन डी कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रश्न का साथियों जो सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न। तो इस प्रकार से आपके 8 क्वेश्चन तैयार होते हैं साथियों। अब 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 9 कहता है कि किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना, किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है साथियों? ये पूछ रहा है कि कोई अवरोध हो रास्ते में और प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो ये प्रकाश का एक गुण होता है, ये प्रकाश का एक गुण होता है। इस गुण को समझना है आपको। तो इसका जो सही जवाब है मेरे साथियों, वो सही जवाब है ए इस प्रश्न का जो होगा वो सही जवाब होगा। तो वो घटना कहलाती है विवर्तन। क्या कहलाती है? विवर्तन। प्रकाश ऐसे गया और रास्ते में कोई थोड़ा सा अवरोध मिला तो वह वहां से मुड़कर ऐसे निकल जाता है। तो किसी अवरोध से टकराकर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए साथियों। प्रश्न 10 क्या कहता है कि इनमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इस प्रश्न के। ऑप्शन ए कह रहा है प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी कह रहा है रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी कह रहा है एक्स किरणें और ऑप्शन डी कह रहा है मेरे लाडलो ध्वनि तरंगे। ऑप्शन डी कहता है ध्वनि तरंगे। तो इनमें से ये बताना है कि कौन सी जो तरंग है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती है। कौन सी जो तरंग है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती है। और प्रकाश तरंग भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। रेडियो तरंगों की बात की जाए तो ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। एक्स किरणों की बात की जाए, एक्स किरणों की बात की जाए, एक्स रे की बात की जाए, एक्स रे की, तो ये एक्स किरणों की बात की जाए तो एक्स किरणें भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ध्वनि तरंगे, अर्थात ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ ही साथ एक प्रश्न और हम आपको यहाँ से देकर जा रहे हैं। वो प्रश्न क्या? एक्स किरणों की खोज, एक्स किरणों की खोज किसने की है मेरे लाडलो? एक्स किरणों की जो खोज की है वो खोज की है रोनजन ने। किसने की है? रोनजन ने की है। ध्यान रखना मेरे साथियों, एक्स किरणों की खोज किसने की है? एक्स किरणों की खोज रोनजन ने की है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? हीरे का अपवर्तनांक बताना है। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा गया है यहाँ पर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको ये आने चाहिए पदार्थों के, ये परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो हीरे का अपवर्तनांक पूछा गया है। हीरे का अपवर्तनांक ए बराबर है 1.42। ऑप्शन बी कहता है कि 3.42। ऑप्शन सी बोल रहा है कि 2.24 और ऑप्शन डी कह रहा है कि 2.42। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथियों? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 कहता है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब किस स्थिति में वास्तविक, उल्टा व वस्तु के बराबर होता है? अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब किस स्थिति में द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस स्थिति में वास्तविक होगा, उल्टा होगा व वस्तु के बराबर होता है? तो हम आपको बता दें मेरे साथियों कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन होती है जब वस्तु कहाँ रखी हुई हो? मुख्य फोकस पर रखी हुई।
दूसरी कंडीशन होती है जब वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो मुख्य फोकस होता है उसके बीच में रख दिया जाए। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रख दिया जाए, वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए। और चौथी कंडीशन होती है जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया जाए। और पांचवी स्थिति होती है जब वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, जब वस्तु को अनंत पर जाकर रख दिया जाए। और छठवीं कंडीशन होती है जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रख दिया जाए। तो छठवीं कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी बनता है। इससे पहले की जो कंडीशनें हैं इनमें से सभी में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लेकिन वस्तु के बराबर कब होगा, तो आंसर है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाता है। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बराबर होता है। और ये शर्तें जो हमारी हैं साथियों, ये अवतल दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण पर लागू होती है, उत्तल दर्पण के लिए ये शर्तें लागू नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता था कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो, ये तो गलत हो गया, फोकस वाला नहीं होगा बराबर। ऑप्शन बी देखो क्या कहता है, जब वस्तु एफ और सी के बीच में हो, ये भी बराबर नहीं होगा। ये वास्तविक तो होगा, उल्टा भी होगा। इसमें भी वास्तविक होगा, उल्टा भी होगा। इसमें भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा। लेकिन क्या होगा मेरे साथियों कि ये छोटे होंगे, वस्तु के बराबर नहीं होंगे, वस्तु से छोटे प्रतिबिंब होंगे। अब जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रख दिया जाए, ये इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है साथियों। जब वस्तु को वक्रता केंद्र अर्थात सी पर रख दिया जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा बनने के साथ साथ वस्तु के बराबर भी होता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है साथियों जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो इस प्रकार से सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 को देखिए मेरे साथियों कि लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। नीचे दे दिए गए हैं ऑप्शन कि लाल रंग के लिए अधिकतम होती है, ऑप्शन बी कह रहा है कि पीले रंग के लिए अधिकतम होती है, ऑप्शन सी बोल रहा है कि हरे रंग के लिए अधिकतम होती है, और ऑप्शन डी कहता है कि बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होती है। तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो मेरे साथियों कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो लाल रंग के लिए सबसे अधिक होती है। अधिकतम किस रंग के लिए होती है, तो लाल रंग के लिए अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का निर्मित प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान रखें उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो साथियों आभासी ही बनेगा। हम आपको बता के जा रहे हैं उत्तल दर्पण के द्वारा मेरे लाडलो जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आभासी ही होगा। ऑप्शन कहता है कि आभासी, सीधा व बड़ा। और जो प्रतिबिंब आभासी बनते हैं वो सीधे ही होते हैं। जो प्रतिबिंब आभासी बनते हैं वो सीधे ही होते हैं। और जो प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं, जो रियल इमेज हुआ करती हैं, वो उल्टी हुआ करती हैं। तो देखिए साथियों, तो कैसा आभासी, सीधा व बड़ा। ऑप्शन बी कह रहा है कि आभासी, सीधा व छोटा। ऑप्शन सी कहता है वास्तविक, उल्टा व बड़ा। और ऑप्शन डी कहता है वास्तविक, उल्टा व छोटा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। और उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा व छोटा हुआ करता है। कैसा हुआ करता है मेरे साथियों, आभासी, सीधा व छोटा हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो इस सीरीज का आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। सर्च लाइट में निम्न में से कौन सा दर्पण प्रयुक्त किए करते हैं। जो सर्च लाइट हुआ करती है इसमें निम्न में से कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी कह रहा है मेरे साथियों बी व सी दोनों। बी क्या है, समतल व उत्तल दोनों। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो अवतल दर्पण होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो अवतल दर्पण होना। साथियों जाना नहीं है, एक प्रश्न आपको देकर जा रहे हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जवाब, रिटर्न में बताना है इसका जवाब। ऑप्शन कुछ नहीं देंगे हम इसके लिए।
इसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, क्या है, हम अभी इन प्रश्नों को दिए दे रहे हैं, अभी इन प्रश्नों को दिए दे रहे हैं कि इनके जो सही जवाब होंगे वो सही जवाब क्या होंगे। तो देखिए साथियों, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, अभी हम आपके सामने लिखे दे रहे हैं कि प्रश्न क्या है। तो चलिए, प्रश्न हमारा ये है कि हीरे का अपवर्तनांक, अभी आप पढ़ के गए हो, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक अभी आपने पढ़ा था कि 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। ये प्रश्न है आपके सामने, इसे 16 क्वेश्चन भी मान सकते हो। हीरे का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 है। तो इसका आपको जवाब बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। हीरे के अपवर्तनांक, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक आपको दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है। तो इस बात का जवाब देना है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर हमारी वीडियो को पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट भी क्या करें। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, आप सबके सपोर्ट के लिए तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल हम नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। लगातार टारगेट आपके मन के अंदर है 33/33, अर्थात फिजिक्स में 33/33 करके आना है आपको। दिन रात मेहनत करनी है, सेल्फ स्टडी भी क्या करो, सेल्फ स्टडी भी क्या करो, वीडियोज को भी देखिए, सेल्फ स्टडी भी करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन की मेहनत नहीं है साथियों, ज़्यादा दिन की मेहनत नहीं है। अब की बार ये पैरामेडिकल को आपको पार लगाना है, हर हाल में मेहनत करनी है। सैफई पैरामेडिकल सीपी नेट को तोड़ना है। देखिए, और हिम्मत मत हारना, कभी भी अपने आप को कम मत आंकना। अगर नहीं भी कर पाओगे तो सीखोगे बहुत कुछ, नहीं भी कर पाओगे तो उससे सीखोगे बहुत कुछ। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ाई में मन लगाएं, इधर उधर जाना आना छोड़ दें, पढ़ाई में मन लगाएं और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।